कि वो इंटेलिजेंस इस तरह की गाड़ी घूम रही थी विस्फोटक से भरकर। इंटेलिजेंस फेल्योर थी हम लोगों की, जिसमें मैं अपने को भी जिम्मेवार मानता हूं, जो कि अल्टीमेटली मैं वहाँ गवर्नर था। पर आप क्यों जिम्मेदार मानते जब आप उस लूप में ही नहीं रखे जा रहे हैं कि काफिला वहां मूव हो रहा है? मुझे सीआरपीएफ ने कुछ नहीं बताया था कि हम कहां से कहां जा रहे हैं। क्या ऐसा सामान्य तौर पर होता है कि ये फोर्सेस अपने आप से मूव करती हैं? राज्यपाल को नहीं पता चलता है कि 2700 900 या 20-50 गाड़ियां मूव कर रही हैं? ये आपको पता नहीं चलता है? मुझे तो घटना के बाद पता चला। पर फ्रंटलाइन की खबर में एक बात और है, छोटी सी सूचना है कि 13 फरवरी तक इंटेलिजेंस के इनपुट आ रहे हैं कि आतंकी हमला हो सकता है, और 13 फरवरी को जम्मू कश्मीर पुलिस में फेरबदल होता है। अवंतीपुरा के एसपी को मोहम्मद जायद को हटाया जाता है। पर ये क्या कुछ इसको जोड़कर देखा जा सकता है? कुछ तो इसमें नहीं मुझे पता होता अगर कोई रीजन होता। पर ये फेरबदल किसके कहने पर हुआ होगा? इसमें कौन होता? गवर्नर की भूमिका होती है? फेरबदल की गवर्नर को जानकारी होती है। लेकिन होता है ये पुलिस के लेवल पे होता है। पुलिस को भी इस सिलसिले मुझे नहीं लगता कि लूप में रखा गया था। सीआरपीएफ, आर्मी, ये सब लोग अपना वहाँ ऑटोनोमस काम करते हैं। पर सतपाल मलिक जी, हम इसके बाद इन सब की अगर रिकॉर्ड देखी जाए, आप जो बात कह रहे हैं, तो क्या किसी फाइल पे आपने कुछ कहा, लिखा, बोला कि ये चीज़ें हैं हमारे? कुछ तो आपने रिपोर्ट सेंटर को भेजी होगी। कुछ नहीं बोला ना लिखा, लेकिन एक बार जब ज्वाइंट फोर्सेस की मीटिंग हुई उसमें मैंने ये ज़रूर उठाया था और इनको सीआरपीएफ के लोगों को डांटा था जी कि आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए था इस तरह का। पक्ष में था कि इसकी थोरो प्रोब हो, लेकिन यहाँ से कोई चाहता नहीं था कि इसकी जाँच हो फर्दर, क्योंकि हमारा एंगल बदल गया था। उस वक्त एंगल बदल गया था। पर एक चीज़ हमने नोट किया कि आप पहले दिन से लेकर आज तक कभी पाकिस्तान को आप बख्श नहीं रहे हैं, उसकी भूमिका को आप कभी माफ़ी नहीं दे रहे हैं। आप ये बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान चाहता था कि वो हमला करे, लेकिन गलतियां हमारी तरफ से हुई हैं। पाकिस्तान चाहता नहीं था, लेकिन इतना बड़ा एक्सप्लोसिव चाहता था कि नहीं, कोई इतनी तादाद में एक्सप्लोसिव बिना पाकिस्तान के यहाँ से लोकली नहीं प्रोक्योर हो सकता था। वो पाकिस्तान ने ही अरेंज कराया होगा किसी तरह से। और वो जो पकड़ा गया आदमी, जिसकी गाड़ी थी, मारा गया, पकड़ा के आइडेंटिफाई हुआ, उसके पाक कनेक्शंस थे। तो आपको, लेकिन मेरी शिकायत जिसमें आज भी ये है कि इसकी कोई थोरो इंक्वायरी नहीं हुई पूरे मामले। क्या आपसे, हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं, आज भी कांग्रेस ने कहा कि 4 साल में जांच हुई या नहीं हुई है, क्या आप आधिकारिक रूप से जानते हैं कि ऐसी कोई जांच चल रही है? आपसे कुछ पूछा गया? कुछ नहीं। आपसे कभी कुछ नहीं पूछा गया कि आपके क्या इनपुट्स थे? कुछ नहीं। तो फिर ये जानने का क्या तरीका है कि प्रधानमंत्री ने आपको कहा कि आपके बयान के अलावा कि आप चुप रहिए, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने फोन किया कि आप चुप रहिए? इसका जानने का एक ही तरीका है कि मुझे चुप करके वो बोले। हाँ। और वो जब बोले तो पता चल गया कि किस तरफ ले जा रहे हैं चीज़ों को। मैं उसमें फिर दखल नहीं किया। आप कर नहीं सकते थे या आपको लग रहा था कि कर भी नहीं सकता था? भाई, जब केंद्र सरकार ये कह रही है कि ये पाकिस्तान का खेल है, तो मैं उसमें कैसे दखल करता? देशद्रोह हो जाता मेरे पार्ट पे तो उस वक्त बोलना। तो ये वाला पार्ट जो आप कह रहे हैं, इसमें देशद्रोह नहीं होगा? वो लोग तो कहेंगे कि ये भी, फिर भी ये भी देशद्रोह है। मैं तो उसमें बहुत उत्तेजित और बहुत डिस्टर्ब था, इसलिए बोल गया था शुरू के झटके में, लेकिन जब मुझे कहा गया तो मैं चुप हो गया। तो आपकी तो फिर भी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी, या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब से भी मुलाकात हुई होगी, तो कभी इस तरह की बात आपने? नहीं, मैंने फिर नहीं छेड़ा। फिर नहीं छेड़ा, और उन्होंने भी कुछ नहीं कहा कि चुप रहना है? सीआरपीएफ डायरेक्ट इनके नीचे आती थी, ये जिम्मेवार थे, ये जो चाहे करें। अगर पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस की फेलियर होती तो सीधे सीधे मेरे हाथ में था। पर आप, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे लगा कि मैं आपके घर में एंटर कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मुझे लगा यहाँ ईडी वाले बैठे होंगे और आपकी जेब तलाश रहे होंगे। मेरे किताबों के अलावा कुछ नहीं है मेरे घर में। किताबों के अलावा कुछ भी नहीं? कुछ नहीं है जी। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मलिक साहब के यहाँ सीबीआई और ईडी वाले आनी चाहिए थी, अभी आनी तक तो आई चाहिए नहीं। आ जाएगी, कम से कम वही आ जाते पूछताछ के नाम पे।
पर आपसे एक बार पूछताछ हुई है, सीबीआई ने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं उस पे हुई, उसमें एक बार पूछताछ हाँ, और उस पूछताछ में मैंने जो जवाब दिया उसके बाद मुझे नहीं लगता कि दोबारा होगी। आपको नहीं लगता कि आपने कुछ ऐसा कह दिया? मैंने बताया कि वो सारे लोग जो इन मामलों में इन्वॉल्व थे वो सब प्रधानमंत्री के नज़दीक थे। सारे लोग थे प्रधानमंत्री के नज़दीक थे। उसमें अंबानी था, उसमें राम माधव थे, उसमें हसीब द्राबू था, जिसके लिए जब भी मैं इनसे मिलता था तो ये पूछते थे हसीब से मिले कि नहीं मिले। तो खैर मैं 2-4 बार जब इन्होंने कहा तो एक बार उसे बुला लिया और ही केम, एक दलाली का काम लेके आया हुआ था कि आपने हमारा एक कैंसिल कर दिया पावर वाला, हम तो करा ही लेंगे लेकिन आप ही कर दें तो अच्छा, मैं तो नहीं करने का इसको। पर आप नाम ले रहे हैं, राम माधव ने तो आपके खिलाफ मानहानि का भेजा है, मुकदमा कर दिया है। ये मानहानि का भेजा है कि मैंने आपसे बात नहीं की। मैं तो 7 बजे क्या करने आए थे, ठीक अगले दिन जिस दिन वो कैंसिल हुई उसके ठीक अगले दिन सुबह 7 बजे आप राजभवन आए थे मुझे मिलने। क्या इसका तो रिकॉर्ड होगा? हाँ, रिकॉर्ड है वो, उसे तो डिनाई नहीं कर सकते। तो क्या करने आए थे बताओ, क्या बात करने आए थे? पर आप इतना सीरियस लगा रहे हैं ये सारे आरोप, तो बाकी और लोगों पे भी पहले आप बोल चुके हैं, तो उनसे कोई पूछताछ या उनका कोई खंडन वगैरह तो ऐसे रूटीन आ ही गया होगा? द्राबू साहब हैं चाहे अंबानी साहब हैं, किसी का नहीं आया, किसी का नहीं आया। इसका भी नहीं आया था, पहली बार आया। पहली बार आया? हाँ, 4 साल से बोल रहा हूँ ये तो मैं। ये आप 4 साल से बोल रहे हैं, अब मानहानि का नोटिस आया है। पर ये जो भ्रष्टाचार का आरोप था, ये इसी एक मामले में आपने सेंस किया या और मामलों में आप सेंस कर रहे थे कि? 2 मामलों में सेंस था, 2 वजह थी। जैसे इसमें तो ये पूरा डील ही गलत था। तो इसमें एक तो जो अस्पताल थे वो 3rd ग्रेड अस्पताल थे, 5 या 6 जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे। जी। फिर इसमें सरकारी कर्मचारियों को 8,500 रुपया साल देना था। जो रिटायर्ड लोग थे उनको 20,000 देना था। तो मैंने कहा कि भाई जब हम दिल्ली में CGHS का फ्री होता है हमारा, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तो इस बेसिस पे मैंने इसको कैंसिल किया। पावर वाला जो था उसमें तो कोरोबोरेट किया चीफ सेक्रेटरी ने, सेक्रेटरी पावर ने, सबने कि साहब इसमें ये गड़बड़ है, तो मैंने उसको रोक दिया। पर आपका तबादला जम्मू कश्मीर से कर दिया गया, तो आपको लगा कि इसी वजह से किया गया? नहीं, वो तो इसलिए किया कि डाउन गियर कर दिया आपने, स्टेटहुड से आप उनको वो बना दिया, इसलिए किया गया। हाँ, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अब केंद्र शासित प्रदेश में LG होता है, LG गवर्नर से 10 पायदान नीचे होता है, तो मैं LG तो बन नहीं सकता था, तो मुझे हटना ही था। लेकिन आप निश्चित हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक सद्भावना, जिसे हिंदी में दुर्भावना भी कहते हैं, उससे आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा कि चुप रहो? नहीं, ये मैं कसम खा के अनौत कह सकता हूँ कि उन्होंने मुझे कहा अभी चुप रहो, हम आ जाएं एक बार तब बात करेंगे। और आके कभी बात नहीं की? ना, कभी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने लाइन ले ली थी अपनी जो लेनी थी उनको, बिना मेरे मशवरे के। पर देश कैसे जानेगा कि पुलवामा की घटना क्यों हुई? ठीक है, देश बालाकोट जानता है और उस पर सीना फुलाया जाता है। आप जान रहे हैं कि टेलीविज़न में, अखबारों में आपकी ये बात कहीं छपने वाली नहीं है सतपाल जी, कहीं कोई देखेगा नहीं, और यूट्यूब से भी आप कितना ही पहुंच पाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि आपने ये बोल के एक जिम्मेदारी निभाई है? ऑफ कोर्स, मैं तो घटना के 1 घंटे के अंदर अंदर बोल दिया था, अपना रिएक्शन दे दिया था। और लोग चेक कर सकते हैं इंटरनेट में, कई सारे अखबारों में आपके वीडियो हैं, आप फ़ोन पे बोल रहे हैं कि काफिला ऐसे नहीं गुजरना चाहिए, इसमें गलती हुई है, IED से लदी हुई गाड़ी जा रही है तो उसको स्पीड में जाना चाहिए, पर अगर वो स्लो जा रही है तो ज़रूर ट्रैफिक क्लियर किया गया होगा। 10 सड़कें ऐसे मिलती हैं हाईवे में, उस पर्टिकुलर स्ट्रेच पे एक भी मैंड नहीं थी, कहीं जिप्सी नहीं खड़ी थी रोकने को बाहर के एलिमेंट को आने से। मलिक साहब, और भी सवाल थे, लेकिन करण थापर ने जो आपसे पूछे हैं, मैं नहीं चाहता कि उनका इंटरव्यू किसी तरीके से कम हो। ज़रूर करण थापर ने सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू किया है, आप द वायर पे वही इंटरव्यू पूरा देखिए। लेकिन जो बहुत सारे सवाल उभर कर आ रहे थे कि प्रधानमंत्री ने एक राज्यपाल से कहा कि आप चुप रहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ जाने, मतलब जिम्मेदार उसे ठहराना है। अभी ये नहीं उन्होंने कहा। हाँ। उन्होंने कहा कि अभी आप इस पे मत बोलिए, हम इस पे आके लाइन लेंगे। आके लाइन लेंगे? तो क्या लाइन लेना? मुझे पता चल गया था क्या लाइन लेना। पर क्या आप अब अपने आप को कभी दिलासा दे पाएंगे कि देश ये कभी सच नहीं जान पाया? अगर इसमें कहीं कुछ झूठ है तो क्या ये आपके मन पे भी बोझ नहीं पड़ता है कि 40 जवान शहीद हुए? इसमें
पाकिस्तान का एंगल तो है, क्योंकि मैं अभी भी ये मानता हूँ कि इतने बड़े पैमाने पे विस्फोटक का इंतज़ाम लोकली हो ही नहीं सकता था, वो तो बिना पाकिस्तान के अरेंज किए नहीं हुआ था। और जो उसमें इन्वॉल्व थे लोग जो बाद में भी पकड़े गए, वो सब पाक कनेक्शन के लोग थे। लेकिन जो हमारी असफलताएं हैं